नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात दमोह की। दमोह से बड़ी खबर आ रही है। चौथे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। अजय टंडन आगे हैं, 802 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की कुल बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी की कुल बढ़त 2617 वोट। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। लगातार चौथे राउंड में पिछड़ चुके हैं राहुल लोधी। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है और इसीलिए अजय टंडन 802 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ताजा अपडेट यही है। चौथे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन 802 सीटों से आगे हैं। राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको पोस्टल बैलेट वाली बात बताई थी, उसमें भी राहुल लोधी पीछे चल रहे थे। इस बार भी वो पीछे ही चल रहे हैं। तो दमोह का दंगल चल रहा है। इस दंगल में कौन पहलवान जीतेगा, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। 26 राउंड काउंटिंग होनी है। 4 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 4 राउंड में आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड में आगे चल रहे हैं अजय टंडन, 802 वोट से आगे चल रहे हैं। मार्जिन काफी ज्यादा है। कांग्रेस प्रत्याशी की कुल बढ़त है 2617 वोट और बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। लगातार चौथे राउंड में राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। दमोह का दंगल चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन राहुल लोधी से 802 वोटों से आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है और चौथे राउंड के नतीजे अगर मान लिया जाए तो 802 वोट से अजय टंडन आगे चल रहे हैं राहुल लोधी से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हैं। प्रतीक, अभी तक की स्थिति क्या कह रही है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, बहुत ही कड़ी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ देखने को मिल रही है। वैसे अब तक दमोह विधानसभा सीट का जो इतिहास रहा है वो यही कहता है कि बहुत ही कम मार्जिन से जीत हुई है, चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव हो, 2013 का या फिर 2018 का। तो लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 4 राउंड अभी कंप्लीट हुए हैं उसमें लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन वो बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं। 4 राउंड खत्म हो चुके हैं और जो कुल लीड है कांग्रेस प्रत्याशी की वो 2617 वोट की हो चुकी है। चौथे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई और 802 वोटों से वो आगे रहे हैं। इसके पहले हमने जब तीसरा राउंड देखा था तो उसमें भी 335 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहे थे। तो लगातार जो है बढ़त जो है कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल एक भी राउंड में अब तक भाजपा जीत नहीं पाई है। तो चिंता की शिकन जो है, चिंताएं जो है वो यहाँ पर भाजपा के लिए बढ़ी हुई हैं। जो भी हो, लेकिन अभी 26 राउंड पूरे होने हैं। तात्विक तौर पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 26 राउंड होने हैं और अभी तक जो देखा गया है आखिरी राउंड तक जो है मुकाबला जाता है। तो देखना होगा कि इस बार उपचुनाव के दंगल में भी क्या उसी प्रकार की प्रक्रिया दोहराई जाती है, क्या वैसी ही तस्वीर फिर पेश होगी जब अंतिम राउंड तक फैसला जाएगा। तो बेहद दिलचस्प चुनाव है और वाकई जिस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं इस उपचुनाव की, कोरोना संकट काल था, तमाम दिग्गज दमोह उपचुनाव के दंगल में कूदे थे। तमाम बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो भी उपचुनाव में यहाँ पर प्रचार करने आए थे। एक और ताजा अपडेट आपको दे दूं कि विधानसभा की जो लक्ष्मण कुटी इलाका है जहां पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा आयोजित की थी, यहाँ पर जो है कांग्रेस को बढ़त मिली है और ये इलाका पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का भी कहा जाता है। तो भाजपा के गढ़ पे कांग्रेस को लगातार बढ़त यहाँ मिल रही है। तो बेशक ये चिंताजनक खबर है भाजपा के लिए। बहरहाल आगे वाले राउंड में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रतीक, ऐसे क्या फैक्टर रहे होंगे कि अब चौथे राउंड में लगातार आगे, वो भी 802? हम मार्जिन की लगातार बात कर रहे हैं प्रतीक की, मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता था। देखिए कमरुद्दीन, बेशक दमोह का जो उपचुनाव है वो सबसे जिसका प्रमुख मुद्दा रहा है वो बिकाऊ टिकाऊ का रहा है। बेशक मेडिकल कॉलेज हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, ये अन्य विषय रहे हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत और बड़ा मुद्दा था वो टिकाऊ बिकाऊ का था। क्योंकि राहुल सिंह लोधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आए थे, बगावत उन्होंने करी थी और वहीं दूसरी ओर जयंत मलैया उनके बेटे पहले मान भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें मान मनोबल कर मनाया गया। तो बेशक कहीं ना कहीं स्थितियां भाजपा के लिए बहुत कठिन रही हैं उपचुनाव की, लेकिन फिर भी ये दावा किया गया था कि उपचुनाव वो जीतेंगे। अभी 4 राउंड हुए हैं, 22 राउंड और बचे हुए हैं। तो क्या भाजपा का दावा सही साबित होगा या कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी? क्योंकि 2018 के पहले 28 सालों तक भाजपा की कब्जे वाली ये सीट रही है। 2018 में राहुल सिंह ने ही जयंत मलैया को हराया था, लेकिन जो भी हो इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला ये चल रहा है और देखना होगा कहां तक कहानी खिंचती है।
यानी कहा जाए प्रतीक, तो विकास का ज्यादा मुद्दा यहां पर नहीं है, सिर्फ पलायन और बिकाऊ टिकाऊ का ही। विकास कितना हो पाए, क्योंकि 28 सालों तक आप बता रहे हैं बीजेपी का शासन, बीजेपी विधायक यहां से जीते लगातार, तो ऐसे में विकास का मुद्दा कहीं है क्या बीच में? देखिए, बेशक हर बार चुनाव का जो मसला रहा है वो बेरोजगारी, पलायन तो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि दमोह में लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है, वैसा विकास यहाँ की क्षेत्र की जनता ने नहीं देखा है। लेकिन इस बार चूंकि समीकरण बदले, जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए, तो उपचुनाव के मुख्य मुद्दे में कहीं ना कहीं बिकाऊ टिकाऊ ही शामिल रहा। और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करी थी। आर्य टंडन जो कि जिला अध्यक्ष है, इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, तो इनको भी मजबूती है और उन्होंने दावा किया था कि दमोह कहीं ना कहीं जो दमोह की जनता है वो उनका साथ देगी। और लोधी वोट बैंक पर भी सबकी नजर होती है, क्योंकि जो कुल वोटर्स हैं उसकी 12% जो है वो लोधी वोट बैंक माना जाता है। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के पाले से फिसला है या नहीं, ये समीकरण अभी तो फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगामी जब पूरे 26 राउंड हो जाएंगे तब इस बात पे हम जरूर चर्चा करेंगे कि लोधी वोट बैंक फिसल गया भाजपा के हाथों से। लेकिन जो भी प्रतीक, ये जब नतीजे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है नतीजे आएंगे तो पार्टियों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, एक सीट है लेकिन कांटे का मुकाबला है, तो इस सीट से जीत हार से कितना फर्क पड़ेगा दोनों पार्टियों को? देखिए, बेशक इसके पहले 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, हमने देखा था कमरुद्दीन और सूबे की मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर जनता का विश्वास पाया था और पुनः भाजपा सत्ता पर काबिज हुई थी 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद। तो बेशक इस एक उपचुनाव वाली सीट पर कई दिग्गजों के दाव लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक प्रश्न है कि चूंकि तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर रैलियां करी थी, सभाएं करी थी, आम जनता के बीच वो पहुंचे थे और इस बीच कोरोना संकट काल भी था, संक्रमण काल के बीच ये चुनाव हुआ है, तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं हावी है। आम जनता की छवि में सरकार की क्या नजर बनी और जिस प्रकार से चुनाव को तवज्जो दी गई या कोरोना संकट काल में तमाम मुद्दे भी जनता के सामने थे। और पिछले 2018 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15% कम मतदान इस बार हुआ था। तो आम जनता ने आखिर क्या सोचकर मतदान किया? बिकाऊ टिकाऊ तो मुद्दा था ही, लेकिन क्या कोरोना संकट काल में सरकार की छवि भी केंद्रित होती है चुनाव परिणामों में होगी? आम जनता का क्या नजरिया था? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कुछ वोटर्स जो थे वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे थे इस उपचुनाव पे। तो बेशक तमाम मुद्दे मसले रहे हैं और इस बार का उपचुनाव आसान नहीं था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार पर दांव लगाया था जो कांग्रेस छोड़कर शामिल हुआ था। तमाम अंदरूनी जो गतिविधियां थी पार्टी के अंदर में, मान मनोबल का दौर करना पड़ा। जयंत मलैया उनके बेटे कहीं ना कहीं विद्रोह के स्वर में आ गए थे, लेकिन जैसे तैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें मना लिया था। लेकिन फिर भी समीकरण जो थे वो पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं थे और फिलहाल कुछ ऐसा ही नतीजा जो अब तक 4 राउंड में सामने आया है वो दिख रहा है कि भाजपा अभी कहीं ना कहीं उसकी जो हालत है वो पतली है। आगे लेकिन देखना होगा, क्योंकि सिर्फ 4 राउंड हुए हैं, 22 राउंड होना है। बिल्कुल प्रतीक, अभी कोई नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बेचैनी इतनी है कि बीजेपी प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर भी पहुंच चुके हैं। उत्सुकता भी जाहिर सी बात है रहती है, उम्मीदवार में एक उम्मीद बंधी रहती है कि जीत हार का फासला भले ही यहां पर कम दिखे, लेकिन जीत होती है, चाहे एक सीट एक वोट से जीत हो, लेकिन जीत तो जीत होती है। और इस बीच की खबर यह भी, राहुल लोधी इस वक्त काउंटिंग सेंटर पहुंचे हुए हैं, जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां पहुंचे हुए हैं, यानी उत्सुकता ज्यादा है। और अब आपको समीकरण दिखाते हैं। दमोह विधानसभा चुनाव 2008 में क्या हुआ था? बीजेपी के जयंत मलैया जीते थे। 2008 में कांग्रेस के चंद्रभान को उन्होंने हराया था और 2013 में भी बीजेपी के जयंत मलैया जीते थे। उनकी ये सीट रही है, उनका ये गढ़ रहा है। और कांग्रेस के राहुल लोधी हालांकि 2018 में जयंत मलैया को हराने में कामयाब हो गए थे। इस बीच जब 2018 में उन्होंने जयंत मलैया को हरा दिया, उसके बाद विधायक रहते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। सीट खाली हुई, दोबारा चुनाव हो रहा है और अब चौथे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन राहुल लोधी अभी पीछे चल रहे हैं अजय टंडन से। बात सतना की करेंगे। सतना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोलगवां थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पीछे रेड मारा, जहां से टीम को भारी मात्रा में गैस सिलेंडर जो करीब 400 की संख्या में मिले थे। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया, वहीं गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर ऊंची कीमत पर जरूरतमंदों को चोरी छिपे दिए जा रहे थे।
35,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे थे। जिला अस्पताल से आपको बता दें 150 सिलेंडर गायब मिले थे। जिला अस्पताल के सिलेंडर गोदाम से मिले सिलेंडरों को जब्त किया गया। मौके पर कलेक्टर, एसपी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़े हैं। शिवेंद्र, ये जो खुलासा हुआ है कैसे हुआ और अब रेड में क्या क्या मिला है, कोई गिरफ्तारी? जी देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो इसका प्रोपराइटर है वो राजीव जैन है, वो फरार हो चुका है। और पुलिस को 400 सिलेंडर मिले हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो रसोई गैस का सिलेंडर होता है वो भी जब्त किए हैं, जो अवैध रूप से वहाँ पे भंडारित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद एसपी कलेक्टर भी मौका मुआयना करने गए हैं और एसपी ने और जिला कलेक्टर ने ये बताया है कि इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा और सिविल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा, साथ में रासुका के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। और पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इसके अन्य जगहों पर भी गोदाम होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। एक टीम बनाई गई है जो अन्य जगहों पर यदि कहीं भी इस तरह के भंडारण किया गया है उसको जब्त करेगी। मैं आपको बता दूं कि एक सिलेंडर से ये 35,000 रुपए तक वसूल रहे थे। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को मिली थी और इसी तारतम्य में ये आज कार्रवाई हुई, जहां पे लगभग 150 ऐसे सिलेंडर भी मिले हैं जो जिला अस्पताल से लापता थे। शिवेंद्र, एक एक सिलेंडर के लिए मरीज तरस रहा है, उसे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जान दे देते हैं, दम तोड़ देते हैं अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ते हुए। शिवेंद्र, 400 की संख्या में सिलेंडर आखिर इन्हें मिले कहां से? जो विंध्या इंजीनियरिंग है ये प्राइवेट रूप से जो जहां ऑक्सीजन का वो भंडारण होता है वहां से ये एजेंसी लेके, फ्रेंचाइजी लेके ये गैस का कारोबार करता था, ऑक्सीजन का कारोबार करता था और जो बिल्डिंग पर जो दुकानें हैं वहां पे ये सप्लाई करता था। लेकिन कोरोना काल में इसकी चांदी लॉटरी जैसे निकल आई हो और आपदा में अवसर इसने तलाश लिया और एक जो जिस सिलेंडर की कीमत पहले बाजार में 250 से 300 रुपए थी, उससे 35,000 रुपए तक वसूल रहा था और कुल मिला के आपदा में अवसर का ये भरपूर उपयोग कर रहा था, जो अब पुलिस के शिकंजों में फंस चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा में अवसर तलाश रहे अब अपराधी बनने लगे हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका। तो कुल मिलाकर अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें 400 की संख्या में सिलेंडर आप देख रहे हैं। एक सिलेंडर की कीमत 35,000, अंदाजा लगाइए 35,000 गुणा 400। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। बंगाल में टीएमसी को रुझानों में बहुमत मिला। असम और पुदुचेरी में बीजेपी को बढ़त मिली। तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके से आगे चल रही है। तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और बंगाल में आपको बता दें टीएमसी रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। आपको हम टेलीवी साइड में दिखा रहे हैं 5 राज्यों की जो रुझान है, क्योंकि काउंटिंग अभी चल रही है इसलिए रुझान आप देख रहे हैं। किस सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है ये आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन बंगाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन रुझानों में टीएमसी बीजेपी से आगे है। रुझानों में टीएमसी बढ़त बना चुकी है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। असम और पुडुचेरी में बीजेपी आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके आगे है, एआईडीएमके पीछे चल रही है। और न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे के लिए सीधे रुख करेंगे रिजल्ट हब। इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभय उपाध्याय सर मौजूद हैं। अभय सर, 5 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है और रुझानों में टीएमसी बंगाल में आगे चल रही है, और क्या ताजा अपडेट आपके पास? पश्चिम बंगाल से जो स्थिति सुबह से बनी हुई है उसमें एक तब्दीली आई पिछले 1 घंटे में और टीएमसी सीधे तौर पर रुझानों के आधार पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी तो ऐसा लगा था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है,
40-45 ऐसा करके। एक वक्त तो ऐसा भी हमने देखा कि बीजेपी 2 सीटों से लीड कर रही थी, लेकिन वो पोस्टल बैलेट की बात थी जी। उसके बाद जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने लगी, उसके बाद ये साफ हो गया कि टीएमसी धीरे धीरे बढ़त बनाती जा रही है। अब वो उस जगह पर पहुंच चुकी है टीएमसी जहां से, और बीजेपी के साथ जो उसका गैप बन गया है, उस गैप को भर पाना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अभी बहुत सारे राउंड्स की गिनती बाकी है, लेकिन अभी तक तस्वीर एक ट्रेंड सेट हो गया है उसमें, जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है। तो उसमें यह साफ हो गया कि बीजेपी फिलहाल इस गैप को नहीं भर पाएगी। हो सकता है कि उसको दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़े। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी कई सारे राउंड की गिनती बाकी है। हम आते हैं, आपको लेके सीधे आते हैं उस डेस्क पर जहाँ सीधे सारे डेटाज आ रहे हैं। राहुल हमारे साथ हैं, बहुत करीबी से नज़र बना के रखा हुआ है इन्होंने जी। राहुल, अभी क्या स्थिति है बंगाल में, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है? जैसे यदि नंदीग्राम की बात करें तो वहाँ पे आप लगभग 4 राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे नंदीग्राम में, ठीक है। और बाकी सीट की बात करें तो हम अगर देख रहे हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि 201 पे अभी टीएमसी लीड कर रही है, और जबकि बीजेपी 90 सीट पे कर रही थी। स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे जिस समय शुरुआत के दौर में दोनों आगे पीछे 2020 का चल रहा था, लेकिन अब जो है अब वो गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कमरुद्दीन जो पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहा था, वो अब धीरे धीरे ये फासला और भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की बढ़त महज 90 सीटों पर रह गई है, और टीएमसी का जो आंकड़ा है वो 200 के पार चला गया है। और इसके साथ में आपको बता दूं, जैसा राहुल जिक्र कर रहे थे नंदीग्राम का, जी, वहाँ 4 राउंड की गिनती हुई है, और उसमें मोटे तौर पर तकरीबन 1,500 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। तो अब चूंकि पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति साफ नज़र होती आ रही है, बहुत ही रोचक मुकाबला नंदीग्राम में देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, असम में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है अभय सर। असम में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत उम्मीदें हैं असम से भी इस बार। जाहिर सी बात है, इसके पहले जो बहुत सारे एग्जिट पोल भी आए थे, उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी को वहाँ जीत मिलेगी, और बीजेपी उसी उम्मीद पर खरी उतर रही है। और उसमें खास बात यह है कि किसी खास इलाके में नहीं, पूरे असम में उसको बढ़त मिलती दिख रही है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल पर हम लोग बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, और मथुआ जो कम्युनिटी है वहाँ पर, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन वो जो मथुआ समुदाय जिन 83 सीटों पर प्रभावी है, उसमें से महज 30 से 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल पा रही है। तो एक बहुत बड़ा दांव था बीजेपी का, जो वहाँ नहीं चला। उसी तरीके से जो चाय बागान के मजदूर हैं, उन पर भी उनको भी एक साथ लाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन लगता है कि शायद वहाँ पर उनका ये दांव चल रहा है। अभी हम चलते हैं असम, हमारे न्यूज़ 18 असम के एडिटर मिस्टर संजय पॉल भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं वहाँ पर बीजेपी की जो सक्सेस है में, उसकी अहम बातें क्या रही है। देखिए, दरअसल अब तक क्लियर मैंडेट आ चुका है, मतलब लगभग देखिए 78 सीटों में से रूलिंग अलायंस लीड कर रहे हैं, और यही आंकड़ा जो है तो लगभग सभी एग्जिट पोल का था कि रुझान था कि इस तरह का एक परफॉर्मेंस होगी। दरअसल सबसे ख़ास बात यही है कि भाजपा का जो सरकार था, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर वो नहीं था। दरअसल जिस तरह से मतलब प्रो डेवलपमेंट एजेंडा लेके वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट खास तौर पे आसाम पे काम हुआ है, रोड्स बनी, ब्रिजेस बनी, तो इसका एक फल इस रिजल्ट में देखने को मिला। सीए के समय में बहुत ही ज़बरदस्त विरोध भी वहाँ देखने के लिए मिला था, और ऐसा लगा कि वहाँ की जनता जो है बीजेपी की सरकार से नाराज़ है। क्या वो फैक्टर इस बार कमज़ोर पड़ गया? देखिए, ख़ास तौर पे देखिए सीए प्रोटेस्ट के बाद भी हमने 2019 के जो लोकसभा चुनाव में देखे थे, इस तरह का जो असेंबली सेगमेंट्स अगर बात करें तो कम से कम 79 असेंबली सेगमेंट्स में भाजपा और उनके जो शरीक जो एजीपी दल थे वो आगे बढ़ रहे। तो लगभग अभी का जो रुझान है, आप देखिए 78 सीट्स में भाजपा लीड कर रही है, और लगभग जो ट्रेंड है लोकसभा में जो असेंबली वाइज जो ट्रेंड रही है वही ट्रेंड है, लेकिन 2-1 जगह पे बढ़त है। लेकिन खास यही बात है कि मतलब इस बार अगर भाजपा की सरकार होती है तो ये इतिहास रचेगा, खासतौर पे आसाम में, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई भी दल जैसे नहीं था, 2 बार लगातार सत्ते पे नहीं आई थी।
तो कमरुद्दीन एक तरीके से असम में भी इतिहास बनते हम देख रहे हैं, और ठीक सुदूर दक्षिण में हम जाते हैं केरल में, वहाँ भी इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाली है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अभी के रुझानों को हम देखते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में 206 सीटों से 206 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। हालांकि शुभेंदु से पीछे चल रही है नंदीग्राम में ममता बनर्जी। 5 राज्यों में वोटों की गिनती लगातार जारी है, ये कवरेज भी लगातार जारी रहेगी और लगातार आपको हम ये टैलीज दिखा रहे हैं 5 राज्यों में क्या क्या हो रहा है, अपडेट क्या है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के 3,92,488 केस सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 3,689 मौत हुई है। 24 घंटे में 3,07,865 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो आंकड़े डराने वाले हैं, काफी डराने वाले आंकड़े हैं। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, हम भारत की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। करीब 4 लाख केस आए हैं 24 घंटे के अंदर। 3600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग डिस्चार्ज किए गए। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग लगातार एहतियात भी बरत रहे हैं, इसके बावजूद भी केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 लाख केसेस आने लगे हैं अब हर रोज। और भोपाल से खबर, जहां पर नगर निगम कर्मियों के अलग से कोविड सेंटर आज से शुरू हो रहे हैं और रायसेन में सीएमओ की पिटाई का यह मामला आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, रायसेन से ठेले वाले से बहस हुई थी, कार्रवाई से नाराज ठेले वाले ने मारपीट की। सीएमओ की पिटाई की गई है। यहां पर सीएमओ और नगर परिषद कर्मचारी की पिटाई का यह पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मास्क लगाने को लेकर ठेले वाले से बहस हुई थी। और कांकेर से खबर, जहां पर सहायक आरक्षक लापता है। कोडे कुर्सी थाने का सहायक आरक्षक लापता है। 28 अप्रैल से आरक्षक लगातार लापता है। मनोज नेताम लावारिस हालत में मिली जवान की बाइक। पुलिस 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एएसपी ने मामले की जानकारी दी। तो 28 अप्रैल से आरक्षक मनोज नेताम लापता हैं। हालांकि उनकी बाइक जरूर मिली है लावारिस हालत में। कांकेर से ये बड़ी खबर, सहायक आरक्षक पिछले 4 दिनों से लापता है। हालांकि उनकी बाइक जरूर मिली है। पुलिस 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कांकेर से यह खबर, जहां पर सहायक आरक्षक लापता है। कोडे कुर्सी थाने का सहायक आरक्षक मनोज नेताम 28 अप्रैल से लापता है। हालांकि लावारिस हालत में जवान की बाइक मिली है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एएसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी और पूरे मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियोस देख सकते हैं अपने